सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कस किया था बॉन्ड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी जेईई मेंस के लिए और नीट एग्जाम के लिए। तो जहाँ भी बॉन्ड एंगल की प्रॉब्लम आएगी उसे मुझे किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल। जो भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे, चारों रूल आपको लगा के देखने हैं और ट्रिकी वे में उसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। पैरामीटर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए ट्रिक से कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड एंगल है वो होता क्या है। बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, सपोज करो दिस इज द मॉलिक्यूल ए और इसके पास ये जो है यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। सो जो ये टर्मिनल एलिमेंट्स है इनको हम बोलते हैं टर्मिनल या फिर पेरिफेरल एलिमेंट्स। जो ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। और ये भी कौन सा हो जाएगा, पेरिफेरल और टर्मिनल एलिमेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो एंगल है आपके पास थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बेसिकली जो बॉन्ड एंगल है आपके पास थीटा, दिस इज द एंगल का सिंबल होता है, वो किसके बीच में हो गया आपके पास, टर्मिनल सेंट्रल टर्मिनल, यानी टी सी टी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू पी सी टी, ठीक है ना। यानी द एंगल बिटवीन द पेरिफेरल सेंट्रल एंड द पेरिफेरल एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, या द एंगल बिटवीन द टर्मिनल सेंट्रल एंड टर्मिनल एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। क्लियर है। ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन से, जो फर्स्ट पैरामीटर है आपके पास वो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन किसका, सेंट्रल एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेकंड पैरामीटर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर इज जो हमारे पास है दैट इज लोन पेयर। अगर यहाँ पे कहीं एक लोन पेयर प्रेजेंट हो कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एलिमेंट। एंड द थर्ड पैरामीटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज से रिलेटेड होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे और साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि जो साइज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। कैसे, अगर साइज जितना छोटा होगा किसी एलिमेंट का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, हम पढ़ चुके हैं। साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज जो आपको देखना है बॉन्ड एंगल के अंदर, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या कह सकता हूं मैं, साइज ऑफ टर्मिनल एलिमेंट। बस ये 4 पैरामीटर हमें 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं और हमें क्या करनी है, अपनी ट्रिक लगानी है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या 2 मॉलिक्यूल को जब हम कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा या कम होगा। क्लियर है। चलो जी एक एक करके डिस्कस करते हैं और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को समझ के चलना है। रट्टा नहीं चलता साइंस के अंदर, रट्टा मारोगे गलती करोगे, अपना नुकसान करोगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती पूछ लेना है, जहाँ पर भी डाउट क्लियर हो पूछो डाउट सेशन में। तो सबसे पहला पैरामीटर डिस्कस करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने क्या क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को? स्टैटिक नंबर रूल बताया था, जिसमें हम क्या करते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते थे। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हमारी मदद करता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज करो आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3b2, या फिर आप कर लीजिए यहीं तक ही कर लीजिए, पहले इसको समझते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो वहां पे जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी थी हमारे पास? लीनियर। sp2 जब होगा तो ज्योमेट्री कैसी थी? ट्राइगोनल, प्लेनर। और sp3 के केस में कैसी थी बेटा? टेट्राहेड्रल। और याद करो लीनियर के केस में जो एंगल आया था मेरे पास वो कितना आया था? 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री। और टेट्राहेड्रल के केस में 109 डिग्री 28 मिनट। पढ़ चुके हैं BSc-PR के अंदर सब कुछ। तो पढ़ते हैं रीजन क्या है इसके पीछे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली होता क्या है, जो sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, परसेंटेज s कैरेक्टर वो कितना है आपके पास? 50%। sp2 के अंदर जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर वो कितना होगा? 33.3%। और मेरे पास sp3 के अंदर जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा वो कितना होगा बेटा? 25%। तो आप लोग क्या देख रहे हो, जैसे जैसे s कैरेक्टर कम होता जा रहा है, बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो आपके पास ट्रिक क्या होगी? ट्रिक क्या होगी? ट्रिक नंबर 1 फॉर बॉन्ड एंगल। ट्रिक ये कहती है आपको कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ऑन सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन आपस में करेंगे रिपल्शन, यानी रिपल्शन क्या होगा? वहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? एकदम से ओपन हो जाएंगे, खुल के आएंगे, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपके पास परसेंटेज s कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। क्लियर? तो समझ में आया तरीका? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आता कंसेप्ट को समझने में। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास? मेरे पास है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा मॉलिक्यूल है CH2, डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा मॉलिक्यूल है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। 9th में पढ़ा है आप लोगों ने, जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, यानी एन, ईन और आइन। ठीक है ना? ये है इथेन, इथीन और इथाइन। एक ट्रिक और है आपके पास कि जहां पे भी केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? ट्रिक सेकंड वन इज जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे sp2 और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे sp3। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर? इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इस केस में कौन सा होगा? sp2। इस केस में कौन सा होगा? sp3। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है बेटा? 50%। यहाँ कितना है? 33%। और यहाँ कितना है s कैरेक्टर आपके पास? sp2 के अंदर 33% और sp3 के अंदर 25%। ट्रिक क्या है? s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा
इसका हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा। यानी मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया कि इथाइन का बॉन्ड एंगल एथेन से ज़्यादा होगा, एथेन का बॉन्ड एंगल इथेन से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इथाइन के केस में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 50% है और यहाँ पे 33% है और यहाँ पे 25% है। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे मॉलिक्यूल पे क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसी का ज़्यादा होगा। ठीक है ना? अब sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहा है 180 डिग्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। और यहाँ पे कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? तो सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर आपको क्या देख लेना है? लोन पेयर। तो सेंट्रल एलिमेंट पे हम लोग लोन पेयर की ट्रिक पढ़ते हैं। तो ट्रिक्स तभी काम करेगी बेटा जब आपको डिटेल पता होगी, कंसेप्ट पता होगा, लॉजिक पता होगा। तो ट्रिक को करने से पहले लॉजिक भी सीखना है हमें। द सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी आपके पास? ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 ये कहती है आपको कि जो ट्रिक नंबर 2 क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एलिमेंट। यानी जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लोन पेयर के। ये है ट्रिक। जिससे मुझे क्या आइडिया मिला? इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? उतना ही कम हो जाएगा। और लोन पेयर जितने कम होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? एग्जाम्पल है आपके पास, आप ले लीजिए एग्जाम्पल मीथेन CH4। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पढ़ चुके हैं हम DSCPR के अंदर। और मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल आप ले लीजिए बेटा वाटर। और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं लोन पेयर देखता हूँ तो यहाँ पे तो लोन पेयर है 0, यहाँ पे लोन पेयर है 1, यहाँ पे लोन पेयर है 2। तो मैं ट्रिकी पॉइंट से क्या कह सकता हूँ कि जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? CH4 इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन वाटर। क्योंकि मैंने अभी भी बताया लोन पेयर जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हुआ? कम। सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ है? यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल भी सबसे कम क्या हो गया? वाटर का हो गया। ये तो हो गया ट्रिक से। अगर मुझे समझना है कि बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों हो रहा है तो आपके पास ट्रिक नंबर 3 मैंने क्या बताई थी? ट्रिक जो किसने दी थी? गैलिस्पी ने। गैलिस्पी रूल से ये ट्रिक बनाई गई। गैलिस्पी एंड 9 1957 में। तो इन्होंने ट्रिक क्या दी थी कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्शन से, और ये ज्यादा होता है ओड इलेक्ट्रॉन। ये ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बुक में नहीं मिलेगा कहीं ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। तो याद रखोगे कि ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से भी ज्यादा होता है। अब डिस्कस करते हैं इस मॉलिक्यूल को। तो हमें पता चल गया कि आप देख रहे हो मीथेन का मॉलिक्यूल। तो मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलरली अमोनिया का मॉलिक्यूल H H H और लास्ट में मेरे पास है OH H और ये दो लोन पेयर होंगे। अब पहली कंडीशन क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो इसके अंदर कितना होगा? अगर स्टेरिक नंबर में निकालूं तो सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर तो कितना आ गया सिग्मा 4 + 1, तो आपके पास 0, ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में भी कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर आपके पास 3 + 1 4, यहाँ पे भी कितना आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में भी कितना आ गया स्टेरिक नंबर आपके पास आ गया 2 + 2 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी तीनों ही मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो s कैरेक्टर तीनों में सेम हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन से तो मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे पास, टर्मिनल एलिमेंट भी सभी में सेम है, उससे भी सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं किससे सोल्व करूंगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि मुझे पता है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर है इनके बीच में बेटा रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखो अब क्या है, ये जो मेरे दो हाथ है ऊपर वाले ये लोन पेयर है और नीचे ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, मेरे हाथ नीचे मिलते चले जा रहे हैं। अगर रिपल्शन कम होता तो ऊपर की तरफ बॉन्ड एंगल आ रहा है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जा रहा है। तो एक मिनट कैमरा देख लेते हैं, इट्स ओके, कैमरा इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड के ऊपर प्रेशर डालेगा और यहाँ से ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है तो ये कम प्रेशर डाल पाएगा इन बॉन्ड के ऊपर, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, लेकिन कम होगा किससे, टेट्राहेड्रल एंगल से 109 डिग्री 28 मिनट से, कितना 107 डिग्री। यहाँ पे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है आपके पास, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मल एंगल प्रेजेंट होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्लियर है लोन पेयर का कंसेप्ट। तो फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड इज लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बेटा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा ड्यू टू रिपल्शन जो है लोन पेयर के बीच में ज्यादा होता है। क्लियर है, चलो जी थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं। अब थर्ड फैक्टर क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, द थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, जिसको हम कह सकते हैं या फिर साइज ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा उतनी ही कम होगी। कहाँ पढ़ा था, कहाँ बताई थी ट्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर। चलो जी समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एग्जांपल है आपके पास अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है। सेकेंड एग्जांपल इज फोस्फीन, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं दोनों, अमोनिया फोस्फीन, देन आर्सेन इज अगेन द सेम एलिमेंट। तो अमोनिया फोस्फीन आर्सेन एंड स्टिबिलिन, तो चारों एलिमेंट जो है वो एक ही ग्रुप के हैं, तो इसका नाम क्या है, अमोनिया। इसका नाम क्या है बेटा, फोस्फीन। इसका नाम क्या है बेटा, आर्सेन। और इसका नाम क्या है बेटा, स्टिबिलिन। क्लियर है मेरे पास। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तो नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, जो पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सभी में कितना हो गया, अगर मैं निकालूं यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। इस केस में भी कितना आ जाएगा sp3, इस केस में भी कितना आ जाएगा sp3, और इस केस में भी कितना आ जाएगा sp3।
तो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यानी ये कंसेप्ट तो फेल हो गया, मैं नहीं लगा सकता। सेकंड लोन पेयर का रूल जो था ट्रिक था। अब यहाँ पे लोन पेयर कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, सब में सेम है, ये रूल भी फेल हो गया, फेल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल मेरे को क्या कहता है बेटा, यहाँ पे थर्ड रूल ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। जब मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ तो ग्रुप में आप क्या देखते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। तो ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होती चली जाती है। पढ़ चुके हैं सीईपीटी के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, यानी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये नाइट्रोजन का एलिमेंट क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये अपनी तरफ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। सिमिलरली यहाँ पे यानी मोर टुवर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साइड में इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ पे, नियर नाइट्रोजन, वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज। जब इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो होगा क्या, इन पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, इनमें रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो रिपल्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिपल्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर तो एक ही लोन पेयर है, उसको नीचे प्रेस करना, यहाँ प्रेशर डालना था इनके ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इसका अफेक्ट नलीफाई करेंगे, ऊपर की तरफ इसको बॉन्ड को उठाना स्टार्ट करेंगे और आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, का रीजन, जो रीजन है मेरे पास वो क्लियर होना चाहिए। फॉस्फोरस के केस में क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो कम होने की वजह से ये ज़्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं आसपास पड़ी होगी। आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, और भी ज़्यादा, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, कहीं मिडल में पड़ी होगी। आर्सेनिक ग्रुप में और भी नीचे कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन और भी नीचे की तरफ पड़े होंगे, और एंटीमोनी की और भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर की तरफ होंगे और भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोजर किस केस में है, नाइट्रोजन के केस में, जिसकी वजह से वहां रिपल्शन इंक्रीज होता है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल फोस्फीन से ज्यादा होगा, फोस्फीन का आर्सिन से और आर्सिन का एंटीमोनी से। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमोनिया बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन फोस्फीन, इज ग्रेटर देन आर्सिन, इज ग्रेटर देन स्टीबिलिटी। ये कौन सा ऑर्डर बन गया आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत गलती करते हैं बच्चे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता मुझे तो मैं सबसे पहले छोटा लिखता, Sbs3 इज लेस देन AsH3 इज लेस देन PH3 is less than ammonia. This is increasing order. So all of you should have to clear this concept. Clear? Clear है बेटा third point. So the last point is हम discuss करने जा रहे हैं, that is electronegativity of the terminal element. ठीक है, तो तीन तरह से बॉन्ड एंगल को डिस्कस करना हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम बॉन्ड एंगल को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एलिमेंट। अब टर्मिनल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो पहली ट्रिक हमने क्या सीखी, फर्स्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने सीखा कि जो हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा आपके पास बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा।
सेकेंड ट्रिक हम लोगों ने लोन पेयर ऑन सेंट्रल एलिमेंट। इससे क्या सीखा हम लोगों ने कि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर के। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, लोन पेयर जितने कम होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड ट्रिक मेरे पास क्या आई? थर्ड ट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेंट्रल एलिमेंट की जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो ये ट्रिक हम लोगों ने सीखी तीनों की तीनों, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ ट्रिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एलिमेंट। तो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर एक ट्रिक आप लोग याद रखोगे। ट्रिक क्या है कि जो बॉन्ड एंगल होगा इस केस के अंदर वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज की? ऑफ टर्मिनल एलिमेंट। रूट पे लिखा है मैंने टी की, टर्मिनल एलिमेंट। यानी टर्मिनल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टर्मिनल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और टर्मिनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टर्मिनल एलिमेंट की अगर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। दिस इज द ट्रिक। अप्लाई करते हैं किसी मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल है बेटा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आपके पास NF3, एक लोन पेयर NCl3, NBr3, and Ni3। अब देखो पहला रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले रूल में हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे भी कितना है? sp3, यहाँ पे भी कितना है? sp3, यहाँ पे भी कितना है? sp3, और यहाँ पे भी कितना है? sp3। सभी में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो पहला रूल तो नहीं लगेगा। सेकंड रूल लोन पेयर वाला लगेगा। भाई जो लोन पेयर है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है? तो मेरे पास ये रूल भी कैंसिल आउट हो गया, नहीं लगेगा। तीसरा एलिमेंट कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। अब जो सेंट्रल एलिमेंट है वो तो सारे के सारे सेम है, ठीक है ना? तो मेरे पास तीसरा रूल भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मुझे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? फोर्थ। मुझे क्या देखने पड़ेंगे? ये टर्मिनल एलिमेंट। अभी टर्मिनल एलिमेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? अगेन मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होता है उसकी ज्यादा होगी क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। यानी इस ट्रिक से मैं क्या बता सकता हूँ कि जो NF3 है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा NCl3 से, इसका कम होगा NBr3 से, और इसका कम होगा Ni3 से। अब ट्रिक मैं कभी भी भूल भी सकता हूँ, ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? मुझे बेटा पता होना चाहिए किस बारे में? मुझे आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में, डिटेल भी मुझे पता होनी चाहिए। डिटेल पढ़ते हैं इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ लाई करेगी ज्यादातर। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगी तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन हो ही नहीं पाएगा।